जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। हम लोग 5 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे 6 नंबर से अपना क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 में है कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? व्हाट इज इरिगेशन? फर्स्ट पार्ट है पहला क्वेश्चन का बच्चों कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? एंड डिस्क्राइब, इसी में डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। Describe 2 methods of irrigation which conserve water. क्लियर है बच्चों? which conserve water. तो अपने पास क्या ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब का मतलब होता है DESCRIB। डिस्क्राइब मतलब बताना है विस्तार से। तो डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के 2 मेथड्स को बताएं विच कंजर्व वाटर, जो कि क्या करते हैं? पानी को संरक्षित करते हैं। मतलब जिनसे पानी क्या होता है बच्चों? पानी की सुरक्षा होती है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज इरिगेशन। तो आंसर देंगे पहला, इरिगेशन क्या है? आंसर में लिखिएगा ANS, आंसर का शॉर्ट फॉर्म। इरिगेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर to the crop plants in the field. The process of supplying water to the crop plants in the field is called irrigation. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इरिगेशन। क्लियर है? इरिगेशन। तो हमने बोला बच्चों द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर को सप्लाई करने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। टू किसको? तो टू द क्रॉप प्लांट्स को कहाँ? तो इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो फील्ड में, खेतों में फसल, कोई भी क्रॉप प्लांट्स को जब हम वाटर को सप्लाई करते हैं, वाटर उसमें पटाते हैं, पानी देते हैं ना, पानी पटाना, तो वो जो प्रोसेस है ना, पानी पटाने की प्रोसेस, वाटर सप्लाई करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरिगेशन। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा इसका पार्ट है डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के 2 मेथड बताए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न मेथड्स, यानी लिखेंगे बच्चों इसी में आगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की जो मॉडर्न मेथड है क्या करती है बच्चों? ये वाटर को कंजर्व करती है। कंजर्व मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि पानी का वेस्ट नहीं करना। जैसे आपको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी आप लेंगे, इससे ज़्यादा वाटर का वेस्टेज ना हो। मतलब जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए उतनी ही पानी आप लेंगे, बाकी जो पानी है वो वेस्ट ना हो। ठीक है? तो कंजर्व का मतलब है संरक्षित करना, बचाना। कंजर्व मतलब समझिए बचाना। किसको बचाना? तो वाटर को। तो यहाँ मॉडर्न मेथड्स जो इरिगेशन की है, ये क्या करना है? यहाँ क्या करते हैं बच्चों? पानी को बचाते हैं। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट में स्प्रिंकलर मेथड, SPRINKLER, स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला कौन सा मेथड है बच्चों? स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा है यहाँ पर ड्रिप सिस्टम, DRIP, ड्रिप सिस्टम।
क्लियर है? तो पहला स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। क्लियर यहां तक? स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, यहां तक लिख लिया आपने? बच्चों इसको यहां लिखेंगे फर्स्ट में, क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम, SPRINKLER, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में एरो दे करके लिखिएगा कि परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर एक पाइप है ना, पाइप हैविंग rotating nozzles, having rotating nozzles at the top are joined to the main pipe line, main pipeline at regular intervals, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर पाइप जो है बच्चों, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, एक परपेंडिकुलर पाइप है इसके पास रोटेटिंग नोजल्स है, कहाँ? तो एट द टॉप, आर ज्वाइंट टू द मेन पाइप, मेन पाइप से ज्वाइंट है सारे के सारे परपेंडिकुलर पाइप, है ना? इसमें पाइप्स एस लिखिएगा, क्लियर है? परपेंडिकुलर पाइप्स ज्वाइंट टू द मेन पाइप लाइन, यहाँ देखिए एस नहीं है बच्चों, यानी कि सिंगल एक पाइप है, हमने डायग्राम में देखा है, लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, क्लियर है? चलिए, तो स्प्रिंकलर सिस्टम लिख लिया आपने, यहां तक हो गया बच्चों ये? चलिए अब इसमें इसी में लिखिएगा क्या बच्चों नेक्स्ट, कि वाटर, W कैपिटल होगा, वाटर escape from rotating nozzles and get sprinkled on the crop plants in the field, क्लियर है? स्प्रिंकलर सिस्टम क्लियर हो गया, यहां तक लिख लिया आपने? चलिए दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो हमने लिखा है बच्चों, ये ड्रिप सिस्टम उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ड्रिप सिस्टम जो है वो ज़्यादा बचा सकता है किसी वाटर को, ठीक है, वेस्ट होने से। तो अब हम लिखेंगे ड्रिप सिस्टम। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में है कि अ नैरो पाइप, नैरो लिखेंगे इसमें कि द लार्ज नैरो pipes having small holes in the field, clear? The large narrow pipes having small holes in the field, clear? ये मिटा दूं मैं?
स्मॉल होल्स इन द फील्ड, यहाँ लिखना है कि वाटर, ये W कैपिटल है बच्चों, वाटर flows, FLOWS, flows from narrow pipes on the standing crops in the field. क्लियर है? फुल स्टॉप। तो बच्चों ये हाफ पार्ट क्लियर है ड्रिप सिस्टम का। ड्रिप सिस्टम यहाँ से द लार्ज नैरो पाइप्स हैविंग स्मॉल होल्स इन द फील्ड, फिर यहाँ लिखेगा कि वाटर फ्लोज फ्रॉम नैरो पाइप, इसी नैरो पाइप से वाटर फ्लो करते हैं कहाँ, तो ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड, जो खेतों में खड़े क्रॉप्स है, फसल है, उनमें पानी चले जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा कि ड्रिप सिस्टम is the best technique for irrigating crop plants because there is no wastage of water, क्लियर है? तो यहां मैंने लिखा बच्चों कि ड्रिप सिस्टम जो है इज द बेस्ट टेक्निक, ये क्या है? बेस्ट टेक्निक है फॉर इरिगेटिंग क्रॉप प्लांट को इरिगेट करने यानी कि वाटर सप्लाई करने की। क्योंकि बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की यहाँ बर्बादी नहीं होती है, ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं होती है। क्लियर है? इसका मतलब बच्चों जो ड्रिप सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम है, यही दो मॉडर्न मेथड्स हैं जिससे कि हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं, है ना? किससे? वेस्टेज से। क्लियर है? तो यहां तक बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर रहा। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, आप सब जब पढ़ते हैं बच्चों तो पढ़ते वक्त फोकस बनाए रखने के लिए आप अपने पास वाटर बोतल या एक कांच की गिलास, है ना, एक गिलास में आप पानी अपने पास टेबल पर रख सकते हो, क्योंकि बीच में आप थोड़े क्या घूंट कर ड्रॉप बाय ड्रॉप हल्के से बच्चों, है ना, 1 बाय 1 करके इस वाटर को इनटेक कीजिए। क्लियर है? तो बीच में जब ये लेक्चर चलता है 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का, तो उस बीच में आप एक वाटर बोतल या गिलास पानी का अपने पास रखिए ताकि पानी आप बीच में पी सके। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों 7, हमने वो कहा कि इफ wheat is sown in kharif crops, kharif season, फुल स्टॉप, व्हाट, क्या बोला गया बच्चों क्वेश्चन में कि इफ व्हीट इज साउंड इन खरीफ सीजन, यदि बच्चों व्हीट जैसे क्रॉप फसल को, गेहूं को यदि खरीफ सीजन में ग्रो किया जाए, है ना, इसके बीजों को रोपा जाए, तो क्या होगा आगे? व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा बच्चों? व्हाट वुड हैपन? डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस। ठीक है? तो बच्चों यदि व्हीट को खरीफ सीजन में यदि सॉ किया गया है, उसके बीज को रोपा जाए खेतों में, तो बच्चों व्हीट, आप खरीफ सीजन जो है बच्चों क्या होता है? खरीफ सीजन का मतलब क्या है? समर, यानी कि गर्मी का मौसम। अब गर्मी के मौसम में जो सॉइल होता है, मिट्टी क्या होता है बच्चों? सूखा रहता है, सूख जाता है,
तो वहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होगी वाटर सप्लाई करने की, तो ज़्यादा पानी चाहिए बच्चों वहाँ पे, है ना। इसीलिए कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होगा वहाँ उस जैसे खेतों में जहाँ जब हम खरीफ सीजन या खरीफ समर सीजन में किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, है ना, गर्मी के मौसम में। तो बच्चों खरीफ सीजन में तो ज़्यादा पानी लग रहा है ना, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए। और वीट जो है बच्चों, ये कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। इसको क्या चाहिए, मिनिमम, इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर इट्स ग्रोथ। चलिए, तो आंसर में लिखिएगा, आंसर में कि इफ वीट इज sown in खरीफ सीजन कोमा दीजिएगा, इट हम किसके लिए यूज किए हैं बच्चों, वीट के लिए, तो वीट की जगह पे इट यूज किए हैं। इट विल नॉट ग्रो, इट विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगा बच्चों, बिकॉज, यहाँ लिखिएगा बिकॉज व्हाट वुड हैपन तक का आंसर यहीं तक है बच्चों, व्हाट, है ना, इट विल नॉट ग्रो, व्हाट वुड हैपन मतलब क्या होगा यदि करते हैं तो, इट विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे बिकॉज, क्योंकि जो वीट है बच्चों, वीट क्रॉप प्लांट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर, cannot tolerate too much water supply। क्लियर, फुल स्टॉप। तो बच्चों क्या कहा गया कि वीट को यदि सॉन करते हैं, SOWN, सॉन मतलब बीज रोपना, है ना, रोपना, रोपाई, इन खरीफ सीजन, खरीफ मतलब समर सीजन या खरीफ सीजन, देन इट विल नॉट ग्रो, ग्रो नहीं होगा, बिकॉज, क्योंकि वीट क्रॉप प्लांट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर सप्लाई। देखिए बच्चों, ये टॉलरेट, TOLERAT, टॉलरेट मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, TOO, टू मतलब अत्यधिक, अधिक से ज़्यादा, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, वाटर पानी। तो क्रॉप, ये जो वीट क्रॉप प्लांट है, कैन नॉट मतलब ये ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्लियर है, और ज़्यादा पानी होगा बच्चों तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इट विल नॉट ग्रो, क्योंकि ये कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर सप्लाई। क्लियर है, क्लियर है बच्चों इसका आंसर। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिख लिया आपने यहाँ तक, चलिए। वीडियोस की स्पीड को कम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको आंसर को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 8 नंबर कि हाउ, एक्सप्लेन करना है फर्स्ट में, एक्सप्लेन हाउ soil gets affected by the continuous plant production, continuous production of plant, continuous production of plants in a field, 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 क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ठीक है, क्या कहा गया, एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना है, इसके बारे में विस्तार से बतानी है। हाउ, कैसे, सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन अ फील्ड, मतलब कैसे जो सॉइल है, मिट्टी है खेतों की, वो अफेक्ट होती है, गेट्स अफेक्टेड मतलब वो प्रभावित होती है, बाय द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप प्लांट, मतलब किसी भी फील्ड में बच्चों
यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को, है ना, उसकी प्रोडक्शन की जा रही है, किसी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उससे बच्चों क्या होगा, यदि एक खेत है सपोज, है ना, 2 बीघा या 5 बीघा या 3 बीघा का खेत है बच्चों, ये बीघा जो है बच्चों, ये कैलकुलेशन में आता है, ये टर्म है जो कि यूज़ करते हैं हम लोग जनरली, है ना, इसके लिए, लैंड के लिए, क्लियर है। तो सपोज ये लैंड है, और लैंड जो है वो इतना बड़ा है सपोज, है ना, इतना बड़ा लैंड है, जमीन है, यहाँ पे बच्चों क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा है, फसल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और फसल बच्चों बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि एक बार यदि आपने यहाँ लगाया, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब है कि एक बार बच्चों सीजन, आप सीजन में लगाए, क्लियर है। तो सीजन लगाने के बाद आप इसको यहाँ पर बिना किसी न्यूट्रिएंट के फिर से, मतलब ये जो मिट्टी है यहाँ पर, आपने एक सीजन सपोज गर्मी के सीजन में, है ना, या समर सीजन में, समर सीजन में आपने एक बार क्रॉप फसल को लगाया, ठीक है, फसल का प्रोडक्शन किया इसी लैंड पर, और फिर से इसी लैंड पर आपने समर सीजन, जो समर 2 है, समर 1 है बच्चों, ये क्या है, समर 1 है, और ये समर 2, मतलब दूसरे उस गर्मी के मौसम में ही क्या करेंगे बच्चों, आप फिर से यहाँ पर, गर्मी नहीं तो सपोज विंटर के सीजन में, सपोज विंटर के सीजन में, ठीक है। तो गर्मी के सीजन में बच्चों आपने क्रॉप प्रोडक्शन किया, अब फिर जब विंटर सीजन आई तो फिर से बच्चों बिना किसी न्यूट्रिएंट के, यानी बिना सॉइल को तैयार किए हुए, बिना इसमें मैन्योर को डाले हुए, बिना फर्टिलाइजर को दिए हुए, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को बिना दिए हुए, बिना पानी के दिए हुए, आप इसी लैंड में फिर से जब किसी क्रॉप प्लांट को, है ना, प्रोड्यूस करते हो या उसके सीड को ग्रो करते हो, लगाते हो, तो बच्चों अभी क्या होगा, यहाँ की जितनी सॉइल में न्यूट्रिएंट होगी वो तो इस्तेमाल हो गया, कौन इस्तेमाल किए, तो यहाँ देखिए कितने सारे प्लांट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्लांट्स के द्वारा क्या हुआ, वो सारी न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कर लिया गया। अब सॉइल में बच्चों पहले से कुछ था तो उसको पहले से यूज हो गया, तो इसके पास कुछ बचेगा, सॉइल के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट सारी किसने यूज कर लिया, इस प्लांट ने पहले से जो लगाया। तो यही है बच्चों, अब दोबारा जब लगाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, इससे क्या होंगे, सॉइल गेट्स अफेक्टेड हो जाएंगे, सॉइल क्या होंगे, प्रभावित होंगे, कैसे, क्योंकि सॉइल में किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट नहीं बचेगी, और सॉइल क्या होंगे, इनफर्टाइल, सॉइल क्या होंगे, गेट्स न्यूट्रिएंट डिप्लेशन। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब क्लियर हो गया कि एक बार यदि हमने प्रोड्यूस किया क्रॉप प्लांट, फिर उसी सॉइल में हमने दोबारा क्रॉप प्लांट को ग्रो किया बिना किसी न्यूट्रिएंट के डाले हुए, ठीक है, बिना किसी फर्टिलाइजर का यूज किए हुए या किसी मैन्योर का यूज किए हुए। चलिए, तो इसका हम अब आंसर लिखेंगे, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्लियर हो, चलिए तो आंसर लिखेंगे इसका, ANS एरो देंगे कि सॉइल, लिखेगा द soil gets affected by the continuous production of plants in many ways। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सॉइल क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, अफेक्टेड मतलब प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला कारण दिखेगा, पहला रीजन, इसमें पहले लिखिएगा इनफर्टिलिटी, INFERTILITY, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में एरो दीजिएगा, लिखिएगा द सॉइल कैन बिकम इनफर्टाइल, क्या हो जाएगा सॉइल, इनफर्टाइल, मतलब इसमें कोई भी क्रॉप प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इट डजंट DOESNT शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, डजंट हैव, डज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, डजंट हैव इनफ टाइम टू
replenish टू replenish न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो एक बार जब किसी क्रॉप प्लांट को ग्रो किया, उसको हम हार्वेस्ट कर लिए, काट लिए, फिर उसी लैंड में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फिर से क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो इससे इसमें क्या होगा, इस दरमियान जो सॉइल होंगी, सॉइल की जगह में इट लिखा है, तो इट किसके लिए, सॉइल के लिए। तो सॉइल डज नॉट हैव या डजंट हैव इनफ टाइम। तो सॉइल के पास बच्चों उतनी समय नहीं बचेगी टू replenish, REPLENISS, replenish न्यूट्रिएंट। तो सॉइल को उतनी समय नहीं बचेगी कि वो न्यूट्रिएंट को क्या कर सके, रेप्लेनिश कर सके, मतलब न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सके, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार क्या होगी, सॉइल कैन बिकम इनफर्टाइल। सॉइल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। पहला कारण क्लियर हुआ। चलिए, ये मिटा दूं मैं क्वेश्चन। दूसरा लिखिएगा यहां पर, इसी में, इसी का बी, इसी का दूसरा, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन। एरो दीजिएगा, लिखना है कि सॉइल कैन बिकम मतलब होना, कैन बिकम क्या हो सकता है सॉइल, तो डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स like nitrogen, which plants need to grow। क्लियर, फुल स्टॉप। तो ये आंसर हो गया आपका यहाँ तक। तो दूसरा में क्या लिखा गया, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, मतलब जो पोषक तत्व पहले वाले क्रॉप प्लांट ने यूज कर लिया, तो अब इससे क्या हुआ, न्यूट्रिएंट का डिप्लेशन हुआ, DEPLETION। डिप्लेशन का मतलब होता है क्षति। तो न्यूट्रिएंट की क्षति हुई, कैसे, तो सॉइल कैन बिकम डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट की कमी हुई, क्षति हुई। जैसे लाइक नाइट्रोजन को पहले वाले क्रॉप प्लांट ने सारा यूज कर लिया, ठीक है, ये क्रॉप प्लांट ने यूज कर लिया पहले वाले। अब इसी दूसरे बार इसी लैंड पे यदि हम फिर से किसी क्रॉप प्लांट को ग्रो करना चाहेंगे तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ की सारी पोषक तत्व जैसे न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सारा यूज हो गया है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो ये इसकी कोई भी संभावना नहीं है, ये ग्रो ही नहीं करेंगे, है ना। विच प्लांट्स नीड टू ग्रो, तो इस प्लांट को जो चाहिए था ग्रो करने के लिए, वो इसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से बच्चों soil gets affected by the continuous production of plants in a field in number of way, पहला infertility, दूसरा है nutrient depletion। तो यहां तक बच्चों आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर है यहां तक। चलिए, नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इसको यूं समझिए कि आपने बच्चों WWE देखा है। एक बार जब फाइटिंग होता है सीन, तो या कुश्ती में या कहीं भी रेसलिंग में, एक बार फाइटिंग जब दो फाइटर कर लेते हैं, तो सपोज ए और बी फाइटर है, ठीक है, तो एक फाइटर बी है, बी, ए और बी, तो ये ए जो है बच्चों इसको हरा देता है, तो एक तो मैच खत्म हो गया, है ना। तो मैच जब खत्म हो गया तो ए को क्या चाहिए, अब कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, कुछ पोषक, तो कुछ ड्रिंक्स चाहिए, है ना, कुछ जूस चाहिए, तब ना फिर से ये तरोताजा महसूस करेंगे। उसी प्रकार इसको क्या चाहिए बच्चों, कुछ फ्रूट जूस चाहिए, है ना, फ्रूट जूस चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि ये फिर से मजबूत, अंदर से अच्छा फील करें और फिर से ये फाइट कर सकें सेकंड मैच में। तो उसी प्रकार फील्ड बच्चों, ए क्या है यहाँ पर, फील्ड से में मैच की तरह, है ना। तो ए जो है यहाँ सपोज ए वाले क्रॉप प्लांट है, मतलब ये वही सॉइल है, सॉइल ए, ठीक है। सॉइल सेम है बच्चों, सॉइल मैच है एक तरह से, ठीक है।
अब इस सॉइल में जो भी प्लांट है वो ए है, सारा न्यूट्रिएंट यूज हुआ। अब चूंकि ए जैसे ही मैच, देखिए जैसे प्रकार ए ने बी को हरा करके क्या किया, मैच जीत गया, तो इसको जूस चाहिए फिर आगे सी को हराने के लिए। तो इसी प्रकार ये जो सॉइल है, जब यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट यूज कर लेते हैं ये सारे प्लांट, तो यहाँ पर हम फिर से इस क्रॉप प्लांट को ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट चाहिए फ्रूट जूस की तरह, जिससे ए ने यूज किया। उसी प्रकार यहाँ पे जब न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा तो क्रॉप प्लांट कैसे ग्रो होंगे। ठीक, चलिए, इट्स ओनली फॉर योर एग्जाम्पल, योर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, कहता है कि व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होता है? हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ENS आंसर दीजिएगा। इसमें लिखना है बच्चों पहला पार्ट कि वाटर वीड्स, वीड्स क्या है, क्लियर। दूसरा है सी में हाउ कैन वी कंट्रोल देम, अब हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लिखना है कि वीड्स आर दी unwanted plants grown with crop plants in the field, फुल स्टॉप। तो वीड्स जो है वो क्या है, अनवांटेड प्लांट है, क्लियर है, ग्राउंड विथ क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड। दूसरा इसी का पार्ट, हाउ कैन वी कंट्रोल। अब इस वीड्स को, जो कि अनवांटेड प्लांट, अननेसेसरी प्लांट, जिसको हमें नहीं चाहिए, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड, इसको हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं बाय फ्लोइंग मेथड्स, फ्लोइंग मेथड्स। फ्लोइंग मेथड्स में पहला मेथड लिखिएगा वीडिंग बाय हैंड, वीडिंग बाय हैंड। दूसरा लिखिएगा वीडिंग बाय ए ट्रॉवल, ट्रॉवल जिसको हम क्या बोलते हैं, खुरपा बोलते हैं, खुरपा, क्लियर। और इसी में तीसरा है बच्चों वीडिंग बाय वीडी साइड्स, वीडी साइड, मतलब वीडिंग करना है तो वीडी साइड्स के द्वारा। वीडिंग क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ वीड्स अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप फील्ड। तो हम वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग मेथड, मतलब यहाँ जो मेथड दिए गए हैं इनके द्वारा। पहला मेथड है वीडिंग बाय हैंड, हाथ से ही उखाड़ लेना, वीडिंग बाय ट्रॉवल, खुरपा से काट देना, वीडिंग बाय वीडीसाइड्स, एक पॉइजनस केमिकल्स का यूज करके हटा देना वीड्स को, क्लियर है। तो ये इसका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लियर है यहां तक। क्लियर बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि अरेंज करना है द फॉलोइंग बॉक्स, फ्लोइंग बॉक्स को अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर,
proper order in order to make proper order to make flow chart of sugarcane crop प्रोडक्शन। क्लियर है? तो हमें अरेंज क्या करना है, अरेंज द फ्लोइंग बॉक्स। कुछ बॉक्स दिए गए हैं बच्चों इन प्रॉपर ऑर्डर में, अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से, टू मेक फ्लो चार्ट, एक चार्ट बन जाएगा। क्यों, किसका, तो ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर कैन क्या है बच्चों, शुगर कैन जो गन्ना है ना, शुगर कैन आप खाते हैं बच्चों, गन्ना उसी को बोलते हैं शुगर कैन। तो गन्ने की जो खेती करते हैं, तो खेती की स्टार्टिंग जो प्रैक्टिसेस है, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, शुगर कैन के क्रॉप प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वहां से लेकर के इस क्रॉप प्लांट की जो स्टोरेज है वहां तक का बॉक्स है बच्चों। और इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर लिखूंगा। क्लियर है? तो आंसर में पहला जो दीजिएगा बॉक्स, पहला नंबर में, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जहां आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिलेगा उसको पहला नंबर दीजिएगा बॉक्स में, जो दिए गए बॉक्स है। फिर दूसरा में लीजिएगा बच्चों प्लगिंग द फील्ड, प्लगिंग, आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्लगिंग द फील्ड। फिर तीसरा है बच्चों सोइंग, SOWING, ठीक है। चौथा मैन्योरिंग, ठीक है। पांचवा इरिगेशन, ठीक है। सिक्स्थ, छठा बच्चों हार्वेस्टिंग, क्लियर है। और सातवां लास्ट जो हम करेंगे वो है सेंडिंग क्रॉप टू, कौन सी क्रॉप, शुगर कैन। सेंडिंग ऐसा ही दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, तो सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, FACTORY फैक्ट्री। तो यही है बच्चों प्रोसेस जिससे कि हम किसी शुगर कैन क्रॉप का प्रोडक्शन करें। पहला सॉइल को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दूसरा प्लगिंग द फील्ड, खेत को जोतना। फिर सोइंग, उसमें बीज डालना, किसके, शुगर कैन के। मैन्यूरिंग करना, उसमें मैन्योर देना। इरिगेशन, वाटर सप्लाई। हार्वेस्टिंग, क्रॉप को लास्ट में काटना। एंड सबसे लास्ट है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, और फिर उसको शुगर फैक्ट्री में स्टोरेज के लिए भेज देना। क्लियर बच्चों? चलिए 10th हो गया हमारा। इसको इसे सीरीज वाइज में लिखना है, वन आफ्टर वन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 है बच्चों, इसी क्रम में इसी सीरीज में लिखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब लास्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आर यू रेडी फॉर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11? तो चलिए बच्चों, तैयार तो हम पहले से ही हैं, पहले से ही सारे चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अब 11 में एकदम आराम से बच्चों, कीप पैसेंस, अपनी पैसेंस को नहीं खोना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कंप्लीट, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 किससे कह रहा है, हम लोगों से, जो हम इस क्वेश्चन को बोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट द वर्ड पजल, वर्ड पजल को यहाँ कंप्लीट करना है फ्रॉम द गिवन क्लू, फ्रॉम द गिवन क्लूज।
क्लियर है। तो वर्ड पजल, वर्ड मतलब शब्द होंगे, वर्ड होंगे। पजल का मतलब होता है घुमाव, पजल मतलब होता है भ्रम करना। तो वर्ड का एक भ्रम है बच्चों, भ्रम जाल। तो उसमें से आपको अच्छे से जो है वर्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लू दिए गए हैं, है ना। डाउन में क्या है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा डाउन का, क्लियर है। तो आपको उसको कर लेना है, क्लियर है। उसमें आपको नोट डाउन करना है। तो डाउन में जब मैं डाउन की बात करता हूँ तो डाउन का मतलब ऐसे होता है बच्चों, क्लियर। डाउन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से, ये होता है डाउन, क्लियर है। डाउन होता है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ठीक है। तो ये है डाउन। डाउन का मतलब नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, है ना, नीचे या ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन डाउन का मतलब नीचे की ओर होता है, ठीक है बच्चों, नीचे की ओर। तो डाउन में, डाउन मतलब नीचे की ओर। इसमें पहला है कि प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप मतलब फसल को पानी, वाटर को प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा बच्चों, इरिगेशन। क्या होगा, IRRIGATION, इरिगेशन। तो फर्स्ट लेटर इसमें देखिए कितने लेटर है इस वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर है इसमें। चलिए पहला लेटर क्या है बच्चों इस वर्ड का, आई। क्या है, आई, इरिगेशन। तो इसमें पहला आई आपको वहां पे बुक में लिखा होगा, आई। तो जहां आई होगा उसके नीचे से ये सारे लेटर आपको लिख देने हैं। क्या क्या बताइए, बताते चलिए। आर, आर, क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद आई, फिर है, देखिए कैपिटल है ना, तो इसको कैपिटल में कोशिश कीजिए लिखने का, क्लियर है। अगर फर्स्ट लेटर इस प्रकार से होगा, के सन, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर यहां दिया है आई, रेस्ट क्या है, आर, आर, आई, जी, ए, टी, आई, ओ, एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो ये है पहला का आंसर, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप। हम पानी देते हैं क्रॉप को, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं इरिगेशन, क्लियर है। चलिए तो क्लू आपका ये दिया हुआ था और आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, क्लियर है। तो डाउन में दूसरा है कीपिंग द, कीपिंग द ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम अंडर प्रेशर, अंडर, अंडर प्रॉपर कंडीशन, नॉट प्रेशर, प्रॉपर कंडीशन। बच्चों यहाँ पर आपको टर्म को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। क्या, ये क्लू है, कीपिंग द ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। मतलब ग्रेन्स को जो है एक प्रॉपर कंडीशन में लंबे समय तक हम रख सकते हैं। उसके लिए एक टर्म होता है बच्चों, आंसर होगा स्टोरेज, STORAGE, क्या होगा, स्टोरेज, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे डाउन में, डाउन नीचे की ओर जाते हुए पहला लेटर होगा एस से स्टार्ट, ठीक है। एस वाले जहां होंगे उसमें हम स्टोरेज लिखेंगे, एस वाले जहां होंगे उसमें क्या लिखेंगे, स्टोरेज। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो पहला क्या हो गया, एस है। फिर टी, बाद में क्या बचा, TOR, ठीक है, AGE, GE,
तो यही है इसका आंसर। क्लियर है? चलिए एक और बचा है बच्चों, क्रॉप। मैंने हिंट्स दे दिया। चलिए क्लू लिखते हैं। ये दूसरा है, ये पहला है, यहीं पे है तीसरा कि सर्टेन क्रॉप प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, या फिर हम लिख सकते हैं द सर्टेन क्रॉप प्लांट ऑफ सेम काइंड आर काइंड्स ग्राउंड ऑन लार्ज स्केल। तो ये आपको क्लू दिया गया है। क्या दिया गया है? क्लू। क्लू मतलब होता है बच्चों एक तरह का हिंट। क्लियर? तो यहाँ लिखा गया आपको सेंटेंस में क्या, तो सर्टेन क्रॉप प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्राउंड ऑन ए लार्ज स्केल। तो उसका बताइए क्या होगा आंसर? क्रॉप, एक वर्ड में। तो डाउन में ही क्या होंगे? डाउन में ही आप वहां पे देख सकते हैं, डाउन में ही होंगे क्रॉप। तो कैसे देखेंगे? तो फर्स्ट वहां पर इसका आंसर क्या होगा? CROP, क्रॉप। तो क्रॉप का फर्स्ट लेटर है C, तो यहाँ पर कहीं C लिखा होगा ऊपर में, ठीक है। और जहाँ C होगा बच्चों तो देख लेना है वो क्रॉप का 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर का है। तो ये RO और ये P, क्लियर? क्रॉप। तो 4 लेटर का ये एक वर्ड है क्रॉप। और सपोज अगर बच्चों वहां पे सी हो लेकिन डबल बार हो तो हम देखेंगे पहला क्या कि वो डाउन में है, क्योंकि ये डाउन का बात कर रहा है बच्चों। नीचे की ओर देखेंगे, नीचे से कहीं पर सी लिखा है, अगर नीचे में डबल बार सी होगा तो हम देखेंगे इसका आंसर, इसका क्रॉप आ रहा है और क्रॉप में 4 लेटर है, तो जहां पे 4 कॉलम होगा वहां पे हम लिख देंगे। चलिए क्लियर है? तो इसको हम इसी प्रकार से करते हैं। अब आता है लास्ट है हमारा, डाउन के बाद क्या है? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब आर पार। मतलब बच्चों होगा क्या कि यहां से दिए होंगे, ठीक है। मतलब यहां पर एक डिब्बा होगा, बॉक्स, डिब्बा, बॉक्स का मतलब क्या? डिब्बा, ठीक है। और यहां पर बच्चों एक होगा, तो अब जो वर्ड होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये होगा, तो ये तीनों मिल करके क्या होंगे? एक वर्ड बनेगा। मतलब ये लेटर और ये लेटर मिलके क्या बनेगा? एक कोई वर्ड बनेगा। चलिए इसको मैं अभी रहने देता हूं आपको समझाने के लिए। चलिए ये मिटा दूं मैं, पहला का इरिगेशन, दूसरा का स्टोरेज, तीसरा का क्रॉप। चलिए अब आते हैं बच्चों अपने, देखिए बच्चों अक्रॉस का मतलब है ACROSS। जब हम लिखते हैं ना अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कोई एक बॉक्स है, इधर भी एक बॉक्स है और इधर भी है, तो यहाँ का जो लेटर होगा तो होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। ROS ये तीनों मिलकर के वर्ड बनाएंगे, मतलब कि इधर से ये गया है तो अक्रॉस मतलब इसके आर पार। क्लियर है? तो यहाँ वाला जो वर्ड होगा वो भी शामिल होगा इस वर्ड, इसको कोई एक वर्ड बनाने में। चलिए अक्रॉस मतलब आर पार। तो पहला है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द matured क्रॉप। तो पहला का क्या बोला गया बच्चों कि अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, मतलब जो क्रॉप मैच्योर हो गए हैं, कब? आफ्टर 3 to 4 मंथ, उसको हम कट कर लेते हैं। तो कौन सी मशीन से कट करते हैं? उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम बच्चों, हार्वेस्टर, HARVESTER, हार्वेस्टर। इसको कैपिटल में लिखेंगे, हार्वेस्टर, ठीक है। हार्वेस्टर का इस लाइन में अक्रॉस, मतलब देखिए अक्रॉस का मतलब क्या है?
ऐसे, ठीक है, अक्रॉस का मतलब ऐसे। तो हार्वेस्टर का एच कहीं लिखा होगा, तो हार्वेस्टर है। अब देखिए हार्वेस्टर का एच जो लिखा होगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर एच लिखा होगा ना, तो वहां पर उसके बाद ये सारे लेटर आपको वहां पर लिख देने हैं। मतलब कि जहां पर बच्चों ये बॉक्स होगा, ठीक है, इस प्रकार से एच होगा कहीं ऊपर में, वहां पर सारे लेटर लिख देना। एच के बाद कौन सी लेटर है, ए आर बी ई एस टी ई आर, ठीक है, हार्वेस्टर। तो जहां पे एच होगा उसके बाद सारे लेटर लिख देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अ रबी क्रॉप इज वन ऑफ द पल्सेस, ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बच्चों, एक रबी क्रॉप वन ऑफ द पल्स होता है। तो कौन सी रबी क्रॉप है, ग्राम। तो ग्राम क्या है, एक प्रकार की पल्स दाल ही तो है, जी आर ए एम। तो जहां जी होगा फर्स्ट लेटर, वहां पे क्या करेंगे, हम पूरा आगे का लिख देंगे, जी आर ए एम, ठीक है, ग्राम। मतलब एक्रॉस सोया हुआ होगा ऐसे, और जो डाउन है वो नीचे की ओर होगा। तो ग्राम आंसर क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हार्वेस्टर है ना, हार्वेस्टर में एच जो है, ए आर, आर किसका है, तो इरिगेशन का ये वाला आर है। क्लियर है। चलिए तो अक्रॉस मतलब आर पार होना, इसके भी आर पार हो गया, देखिए, है ना। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं तीसरा। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ PROCESS, process of separating the grains from chaff। मतलब ग्रेन्स, चाप से ग्रेन्स को अलग करने की जो प्रोसेस है क्या कहलाती है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है हार्वेस्टिंग के बाद हमारा 9th प्रोसेस विनोइंग। तो विनोइंग का पहला लेटर क्या होगा, WINNOWING, विनोइंग। क्लियर है, क्या है, विनोइंग। विनोइंग है बच्चों, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से है, ठीक है, इसको मैं इस यहाँ से लिखता हूँ ऐसे। देखिए तो पहला विनोइंग में W यहाँ होगा, तो आप यहाँ W तो पहले से लिखा हुआ है, तो रेस्ट लेटर लिख दीजिएगा, INNOWING, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो विनोइंग तीसरा का आंसर विनोइंग है। अब विनोइंग में बच्चों क्या होगा, यहां पर होंगे कोई एक इस प्रकार से CROP, ठीक है। अब देखिए अक्रॉस का मतलब क्या है, जैसे विनोइंग एक है, तो ये जो क्रॉप है ये तो पहले से बच्चों ये खाली था, है ना, हमने इसको भर दिया है क्रॉप से, O और P। तो O हो गया क्रॉप का, और इधर से हो गया विनोइंग। तो अब देखिए ये बॉक्स भी शामिल है ना किसी एक वर्ड को बनाने के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ड पजल। क्या करते हैं बच्चों, वर्ड का भ्रम, माया जाल, कि आपको एक लेटर दे दिया गया, उसी से आपको वर्ड बनाने हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। नाउ वी हैव डन आवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों
इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।